हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक सब्जेक्ट यानी अर्थशास्त्र। बुक आपकी है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक परिचय। चैप्टर नंबर 6 है ये लागत। इससे पहले के सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th एसपी नाम से है। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो भी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो बता दी जाएगी। जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर हैं उनके सारे लिंक भी जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट हमारी जरूर विजिट करें जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से है। तो हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और लेक्चर के सारे पीडीएफ नोट्स भी जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लागत क्या है, कोस्ट क्या है। तो देखिए, लागत का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगाए गए कुल खर्च को। ठीक है, हम क्या कहेंगे, कोस्ट कहेंगे। यानी किसी भी वस्तु या सेवा का आप उत्पादन कर रहे हैं तो जो भी आपने पैसा उसमें लगाया है, जो भी आपने संसाधन उसमें लगाए हैं, उन सबको अगर आप प्लस कर दें तो वो क्या कहलाता है, कुल खर्चा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसमें श्रम हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, भूमि हो सकती है, मशीन हो सकती है। तो जितने भी संसाधन आपने खर्च किए हैं उन संसाधनों को आप टोटल कर लीजिए तो वो क्या बन जाती है, उस वस्तु या सेवा की कोस्ट बन जाती है। ठीक है, तो लागत के प्रकार, तो लागत के अगर प्रकार की बात करते हैं तो दो चीजों से मिलकर लागत बनती है। सबसे पहले आपका आता है स्पष्ट लागत। ठीक है, तो वह वास्तविक भुगतान जो किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को उनकी सेवाओं या संसाधनों के उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे मजदूरों को वेतन देना हो गया, भूमि का किराया हो गया, कच्चे माल का भुगतान हो गया। तो ये सारी क्या होती है, स्पष्ट लागत होती है। ठीक है, आप कोई सेवा या कोई भी अगर वस्तु बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे भाई, उसके लिए बाहरी व्यक्ति या संस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, उनकी सेवा का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट लागत कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी जो आती है आपकी वो होती है अस्पष्ट लागत। ठीक है, इसमें क्या होता है, वह अनुमानित मूल्य जो फर्म अपने स्वयं संसाधनों के उपयोग पर लगाती है। ठीक है, मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, तो आपको कोई किसी भी चीज का उत्पादन करना है, चाहे वो सेवा हो गई चाहे वस्तु हो गई। तो आप क्या करेंगे भाई, बाहरी व्यक्ति या संस्थान का तो उपयोग करेंगे, उनके संसाधनों का तो यूज करेंगे ही करेंगे। साथ में क्या करेंगे भाई, आप खुद भी तो अपने जो संसाधन लगाएंगे, एक व्यक्तिगत तौर पर आप अपना श्रम लगाएंगे, या एक व्यक्तिगत तौर पर अपने घर को अगर एज ए काम के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो उनकी भी तो क्या होती है, वैल्यू होती है, तो उसको भी तो ऐड किया जाएगा। ठीक है, बेशक से आप अपने आप को ना दे रहे हो लेकिन उसकी भी तो एक वैल्यू है। मान लीजिए अगर आप कोई दुकान है, उस दुकान पे एक व्यक्ति को 10,000 रुपए देते हैं काम करने के। ठीक है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के बदले आप खुद काम कर रहे हैं तो उस काम की वैल्यू 10,000 तो है ही है, तो उसको भी क्या किया जाएगा भाई, लागत में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत दोनों को ऐड करके ही जो है हम लागत बनाते हैं, कुल लागत बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को लागत में यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट होती है लागत में, तो दोनों की वैल्यू जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, लागत फलन क्या है, लागत फलन उस संबंध को दर्शाता है जो लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच होता है। यह बताता है कि जब उत्पादन की मात्रा बदलती है तो कुल लागत कैसे बदलती है। ठीक है, तो लागत फलन क्या है, यही है भाई कि अगर आप उत्पादन को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी मात्रा, अगर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कि जो भी लागत है उसको आप बढ़ाएंगे। जैसे जैसे लागत बढ़ती जाती है उत्पादन अपने आप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है भाई, अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, लागत को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ उत्पादन की कीमत जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उत्पादन की मात्रा पे। तो जितना आप उत्पादन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। तो यही क्या होता है, इसका फंक्शन होता है। तो इसे क्रियात्मक संबंध कहते हैं, जो दिखाता है कि लागत उत्पादन पर कैसे निर्भर है। ठीक है, तो क्या दिखाता है भाई, लागत उत्पादन पर निर्भर है। तो जैसे जैसे आप लागत बढ़ाएंगे उत्पादन भी जो है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ठीक है, कुल लागत क्या होती है, कुल लागत से आज से उस कुल व्यय से है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में किया गया है। ठीक है, तो कुल व्यय, कुल लागत का मतलब भाई कुल व्यय है। अगर कोई भी वस्तु या कोई सेवा आप किसी को दे रहे हैं तो आपने जितने भी उस पर संसाधन लगाए हैं और जितना भी उन पर खर्चा किया है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। तो लघु अवधि में कुल लागत कारक स्थिर होते हैं जबकि कुछ परिवर्ती होते हैं। तो जब हम लोग जब शॉर्ट टर्म के लिए, हमारे सिलेबस में शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्थिर रहती हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो परिवर्ती होती है, बदलती हैं। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, तो इसी कारण लागत को हम दो भागों में बांटा जा सकता है। तो हम लागत को दो पार्ट में बांटेंगे। कोई भी सामान बनाना है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहले आता है स्थिर लागत और दूसरा आता है परिवर्ती लागत। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका कुल लागत बन जाता है, यानी टोटल कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को समझते हैं कि आखिर स्थिर लागत क्या है और परिवर्ती लागत क्या है।
तो स्थिर लागत क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं इसे, या फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होती है? यह वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो यह लागत कौन सी भाई? जो उत्पादन की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करेगी। उत्पादन हो चाहे ना हो, ये तो लगना ही लगना है। ठीक है, चाहे उत्पादन हो या ना हो, खर्च समान रहता है। ठीक है, आप कोई उत्पादन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लगती ही लगती है। ठीक है, इसमें क्या आता है? कर्मचारियों का वेतन, भाई आपने कर्मचारी रख रखे हैं, मुझसे काम करवाओ चाहे ना करवाओ, उनका वेतन तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, भवन का किराया, ठीक है ना, आपने भवन ले रखा है भाई किराए पे, आप प्रोडक्शन करो ना करो, उत्पादन करो ना करो, आपको क्या करना भाई? किराया देना ही देना है। ठीक है, मशीनों पर ब्याज, आपने मशीनें ब्याज पर ले रखी हैं, तो आप मशीनों से काम लो चाहे ना लो, उसका ब्याज तो आपको भरना ही भरना है। तो ये क्या होती है? आपकी स्थिर लागत होती है, यानी आप उत्पादन करो ना करो ये आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा। तो आउटपुट आप निकालो चाहे ना निकालो, फिक्स्ड कॉस्ट तो बनी ही रहती है। तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट आप देखेंगे ग्राफ पे तो क्या होती है? बिल्कुल ये स्थिर रहती है। ठीक है, तो ये रही आपकी फिक्स, यानी आप उत्पादन करो चाहे ना करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगती ही लगती है किसी भी चीज को बनाने में। ठीक है, दूसरी आती है प्रवृत्ति लागत। यह वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा पर सीधे निर्भर करती है। अब ये क्या करेगी भाई? ये उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करेगी, यानी जैसे जैसे आपको आउटपुट बढ़ाना है, तो इसकी मात्रा यानी प्रवृत्ति लागत को आपको क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो उत्पादन बढ़ने पर यह लागत बढ़ती है और उत्पादन घटने पर घटती है। तो अगर आप उत्पादन को बढ़ाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन को घटाएंगे तो घट जाएगी। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रवृत्ति लागत। इसमें क्या होता है? ईंधन हो गया, कोई भी अगर सामान बना रहे हैं उसमें ईंधन की जरूरत पड़ेगी, आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी, श्रमिकों का वेतन जो है वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती है? परिवर्तित, यानी जितना आप बढ़ाएंगे उतना उत्पादन बढ़ेगा, और जितना आप घटाएंगे उतना उत्पादन क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो उत्पादन ना होने पर यह लागत भी शून्य हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने उत्पादन किया ही नहीं तो लागत क्या हो जाती है? शून्य भी हो जाती है। ठीक है, वही हमने देखा था भाई, फैक्टर कॉस्ट जो थी, यानी टोटल जो फिक्स्ड था, जो फिक्स था, ठीक है ना, जो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, उस पर तो आपको हमेशा देना ही पड़ता है। लेकिन परिवर्ती लागत वो होती है कि भाई अगर आप उत्पादन करेंगे ही नहीं तो ये जो लागत होती है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो स्थिर होती है वो कभी शून्य नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप क्या देखते हैं कि आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, जो भी है वो बढ़ती है। तो उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। तो ग्राफ पे आप देखेंगे अगर उत्पादन जीरो है, ठीक है, तो अगर आप आउटपुट नहीं लगा, उत्पादन अगर लगा ही नहीं रहे, वेरिएबल कॉस्ट लगा ही नहीं रहे, तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो जीरो से शुरू होता है, और जैसे जैसे आप देखेंगे उत्पादन को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कुल लागत क्या होती है? टोटल कॉस्ट। तो उत्पादन हेतु सभी कारकों पर किया गया व्यय जो होता है, कुल व्यय होता है, वो क्या करा कहलाता है? लागत कहलाता है। हमने देखा था भाई, जितने भी आपके जो थे लागत थे, चाहे वो स्थिर हो चाहे परिवर्ती हो, उन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगी? कुल लागत बन जाएगी। ठीक है, तो कुल लागत क्या है भाई? स्थिर लागत और परिवर्ती लागत दोनों को प्लस कर दो तो वो क्या बन जाती है? आपकी कुल लागत। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, तो ये रहा आपका। तो आप क्या करेंगे भाई? जो भी आपका टोटल कॉस्ट है वो कैसे बनती है? तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, उनको आप प्लस करते हैं तो आपकी क्या बनती है? टोटल कॉस्ट बनती है। ठीक है, तो आप इनको प्लस करते जाओगे तो आपकी क्या बन जाएगी? टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे, तो जब आप ग्राफ पे इसको देखेंगे तो ये रहा आपका, देखिए ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो स्थिर होती है, सेम ऐसी ऐसी होती है। और वही जब हम टीवीसी देखते हैं तो परिवर्ती लागत क्या होती है भाई? जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो परिवर्ती लागत आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, और जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है वो भी देखिए शून्य से नहीं शुरू होती, वो कहाँ से शुरू होती है? जहां पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी आप उत्पादन करें ना करें फिक्स कॉस्ट तो लगती लगती है। तो इसलिए टोटल कॉस्ट आपकी कहाँ से शुरू होगी? वहां से शुरू होगी। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो किसके बराबर हो सकती है? टोटल जो आपकी फैक्टर जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, स्थिर लागत उसके बराबर होती है। ठीक है, जब वो शुरुआत करती है, क्योंकि आप चाहे उत्पादन कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो तो इसकी वैल्यू तो रहती है। तो जब भी आप देखेंगे टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू होती है, वो हमेशा टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी वहां से जो है वो शुरू होती है। ठीक है, और जो आपकी टीवीसी है, ठीक है, यानी जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो आपका टोटल कॉस्ट है, ठीक है, इनका जो ग्राफ देखेंगे आप वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो जैसा ये बनेगा वैसा ये बनेगा। ठीक है, बस इसमें आप देखते हैं ये जो गैप आ रहा है, ये गैप किसकी वजह से आता है? क्योंकि इसमें टीएफसी जो है वो जुड़ जाता है, तो इसलिए आप देखेंगे इसमें ये गैप, इनके बीच में जो गैप होता है, लेकिन ये बनते बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप देखते हैं भाई उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ पे, आप समझ लेना।
अब आता है कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत में अंतर क्या है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो अर्थ क्या है, कुल परिवर्ती लागत वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ सीधे बदलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कुल लागत भी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो परिवर्तन लागत के बढ़ने से कुल लागत जो है बढ़ती है। स्थिर लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलती। ठीक है, तो ये उत्पादन के स्तर के साथ नहीं बदलेगी, ये तो भाई फिक्स्ड होती है। आप एक चीज को बनाए या 10 चीज को बनाए, ये तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, समय अवधि, इसे अल्पकाल में बदला जा सकता है, जब उत्पादन नहीं होता तो शून्य हो जाता, तो इसे आप क्या कर सकते हैं भाई, बदल सकते हैं। आपको लग रहा है भाई उत्पादन करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो परिवर्तन हो जाता है समय के अनुसार। इसे अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो अगर मशीन जो होती है एक बार खरीदी जाती है, ऐसे तो नहीं कि भाई कि आप उसको हर एक महीने बाद अगर काम है तो खरीदें, तो एक बार खरीदी जाती है, तो ये क्या होती है भाई, इसे अल्पकाल में आप नहीं बदल सकते, महंगी होती है। शून्य उत्पादन पर लागत, जब उत्पादन नहीं होता तो शून्य हो जाती है। अगर आप उत्पादन करेंगे नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी, ठीक है, परिवर्ती लागत होगी, क्या होगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन ये कभी शून्य नहीं होती, भले ही उत्पादन ना हो, तो आप भाई उत्पादन करें चाहे ना करें, ये शून्य नहीं होती। ठीक है ना, ब्याज पे अगर मशीन लिए तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने मजदूर रखे हुए हैं, आप उत्पादन करें ना करें देना ही पड़ेगा। किराए पे अगर आपने भवन लिया हुआ है तो किराया तो देना पड़ेगा, आप उत्पादन करो चाहे मत करो। उत्पादन के कारक, परिवर्ती कारकों पर व्यय होती है, जैसे श्रम हो गया, कच्चा माल, इस पे खर्च किया जाता है। ये किस पे खर्च होती है, जैसे भूमि हो गई, भवन हो गया, इन पे खर्च किया जाता है। वक्र वक्र का आकार कैसे बनता है, तो टीबीसी का आकार वक्र देखेंगे उल्टा एस बनता है। ठीक है, प्रारंभ में लागत घटती दर से बढ़ती है, फिर स्थिर दर से, और अंत में बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है भाई, पहले जब आप सामान बनाते हैं तो कम बनाते हैं, तो वो क्या आप देखेंगे भाई, वो थोड़ा घटता है। लेकिन फिर धीरे धीरे आप देखेंगे भाई वो क्या होता है, बराबर आ जाता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चलने लगता है। ठीक है, टीवीसी का वक्र क्षैतिज सीधी रेखा में एक्स एक्सिस के समांतर रहता है, क्योंकि स्थिर लागत उत्पादन के साथ कभी स्तरों में समान रहती है। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई कि जो आपका ये ग्राफ बनेगा वो क्या होता है, वो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और वहीं अगर आप देखेंगे टीएफसी जो होता है, क्योंकि वो स्थिर होता है, इसमें तो परिवर्तन होता नहीं है, जितना है उतना रहेगा, तो ये इस तरह का बनता है। ठीक है, उदाहरण, स्थायी मजदूरों का वेतन, कच्चे माल का भुगतान इसमें आता है, और इसमें स्थायी कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों का वेतन आता है। ठीक है, उसमें अस्थायी मजदूर थे। ठीक है, इसमें स्थायी है, जो रहते हैं परमानेंट। ठीक है, बीमा प्रीमियम हो गया, भवन का किराया आदि हो गया, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें एक कुछ अंतर है, तो इनको आप जरूर समझ लीजिएगा। चलिए फटाफट टीसी, टीएफसी और टीवीसी के बीच संबंध को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, कुल लागत जो हमारी होती है, टोटल कॉस्ट, वो किससे मिलकर बनती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत से मिलकर बनती है। ठीक है, ये हमने देख रखा है। अब देखते हैं टीएफसी जब स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन का स्तर कुछ भी हो, उत्पादन बढ़े या घटे, स्थिर लागत हमेशा समान रहेगी। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ पे देखेंगे तो टीएफसी जो होता है वो हमेशा क्या होता है हमारा, समान क्या नाम है, आप देखेंगे कि वो हमेशा आपको एक स्थिर दिखाई देगा ग्राफ के ऊपर। क्यों, क्योंकि आप चाहे उत्पादन करें या ना करें, टोटल फिक्स कॉस्ट तो लगती ही लगती है। टीवीसी उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है, और वहीं जब टीवीसी की बात करते हैं तो आप जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी ज्यादा परिवर्ती लागत जो है वो होती है। ठीक है, तो आप जितना जैसे जैसे उत्पादन करते जाएंगे परिवर्ती लागत जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे टीसी यानी टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमेशा टीएफसी से अधिक या बराबर होती है, क्योंकि इसमें टीवीसी जोड़ी जाती है। ठीक है, तो आप जब भी देखेंगे कि जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट की जब बात करेंगे तो या तो टोटल कॉस्ट आप देखेंगे टी एफ सी के बराबर होगी। ठीक है, किस स्टेज में होगी, जब आपका टीवीसी जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, टीवीसी जो जीरो है तो आपका टोटल कॉस्ट और जो टोटल आपका फिक्स कॉस्ट है वो बराबर होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जो टोटल कॉस्ट होता है वो हमेशा टोटल फिक्स कॉस्ट से क्या होता है, आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि किससे मिलकर बनता है, जो टीवीसी होता है, ठीक है, और जो हमारा टीएफसी होता है, ठीक है, जब इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, टीसी बनता है। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई टीसी में हमेशा आपको टीवीसी जो है वो ऐड मिलेगा, तो इसलिए आप देखेंगे वो हमेशा टीएफसी से ज्यादा होता है। ठीक है, तो टीएफसी से हमेशा टीसी जो होगा वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। टीएफसी का ग्राफ क्षैतिज रेखा पर होता है, जबकि टीवीसी का ग्राफ ऊपर की ओर देखते हैं आप। ठीक है, हमने देख लिया भाई कि टीएफसी जो होता है वो क्षैतिज पे होता है, वहीं जब हम टीवीसी की बात करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। जब उत्पादन शून्य जीरो होता है तब टीसी टीएफसी के बराबर होता है, ये भी बता दिया कि भाई अगर उत्पादन शून्य है तो आप देखेंगे जब परिवर्ती लागत नहीं लग रही होगी, ठीक है, तो टीसी जो होता है टीवीसी के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है टीसी भी टीवीसी के साथ बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जैसे टोटल जो कॉस्ट है वो बढ़ती है, सेम वैसे ही टीवीसी भी, जैसे टीवीसी बढ़ती है सेम वैसे टोटल कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, और जैसे जैसे आप देखेंगे आपने टीवीसी को बढ़ाया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाया, तो सेम वैसे ही आप देखेंगे आपका जो
टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें जो टीएफसी होता है टीवीसी में प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे इनके बीच में ये सारे संबंध है। नेक्स्ट है औसत लागत क्या होती है, एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं? तो देखिए औसत लागत से तात्पर्य प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाली लागत को कहते हैं। ठीक है ना, प्रति इकाई जो उत्पादन हो रहा है उस पर क्या लागत लग रही है तो उसे हम कहते हैं औसत लागत। यह लागत और उत्पादन के बीच संबंध को भी बताती है कि भाई जो आपकी लागत है और उत्पादन है उसके बीच में क्या संबंध है। तो ये भी तीन भागों में बांटा जाता है, जैसे हमारा औसत स्थिर लागत हो गया, औसत परिवर्ती लागत हो गया, कुल लागत हो गया। ठीक है, तो हमारा जो स्थिर लागत होती है, परिवर्ती लागत होती है और कुल लागत होती है। ठीक है, तो ये इस जो औसत में भी इसको हम नापते हैं। ठीक है, तो औसत में भी बांटा जा सकता है, तो तीन प्रकार से होते हैं ये। तो इनको औसत के रूप में भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे औसत स्थिर लागत। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाली स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहा जाता है, ये हमने देख ही लिया था। तो अब हम बात कर रहे थे भाई औसत स्थिर लागत की। ठीक है, तो एवरेज क्या होती है? एवरेज जो होती है वो क्या होती है? प्रति इकाई उत्पादन पर होती है। तो ऐसे ही जब हम फिक्स्ड को ले आते हैं, ठीक है ना, जो फिक्स कॉस्ट है उसकी जब औसत निकालते हैं तो औसत प्रति जो फिक्स्ड होता है हमारा, यानी जो औसत होती है जो स्थिर लागत की, उसकी प्रति इकाई को जब हम निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? औसत स्थिर लागत। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एएफसी यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट जिसे कह रहे हैं हम। तो उसमें क्या, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना उसमें से जितनी आपकी क्वांटिटी है उसको आप डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे टीएफसी कुल स्थिर लागत और उत्पादन की मात्रा क्यू हो गया, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी जो होती है वो फिक्स होती है, हमने देखा था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, उन इकाइयों के साथ क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि अगर हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर हम एक आउटपुट का उत्पादन करते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी जो 10 होती है। ठीक है, लेकिन जब हम दो इकाइयां बनाते हैं तो ये क्या होता है, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे जब हम 3 इकाइयों का करते हैं तब वो जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है वो 3 इकाइयों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो 3.3 हो जाएगा। ऐसे 4 में बांटेंगे 2.5 हो जाएगा, 5 में बांटेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है जैसे जैसे उत्पादन इकाइयां बढ़ती हैं तो वो फिक्स कॉस्ट जो होती है अलग अलग यूनिट में जो आपकी जो आउटपुट होता है उसमें वो डिवाइड होती चली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए शुरुआत में आप देखेंगे 10 थी, लेकिन जैसे जैसे आप उत्पादन को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे जो औसत स्थिर लागत होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, तो वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो जब उत्पादन बढ़ता है तो एफसी घटती है क्योंकि कुल स्थिर लागत सभी इकाइयों में बांट दी जाती है और यही सभी उत्पादन स्तरों पर समान रहती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। औसत परिवर्ती लागत क्या होती है? तो वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे एवरेज के रूप में। तो इसमें भी क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन पर होने वाले परिवर्ती लागत को औसत में नापा जाता है। जो परिवर्ती लागत है उसको औसत परिवर्तन में नापा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल जो आपकी कॉस्ट है उसमें से क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टीवीसी कुल प्रवृत्ति लागत और उत्पादन की मात्रा की हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देखें जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें जितनी भी आपकी यूनिट है उसको आप क्या करते जाएं, उसको आप डिवाइड करते जाएं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या आ जाएगा, एवीसी जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। तो इसमें भी आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि पहले जो आप देखेंगे जो आपका टीवीसी होता है वो क्या होता है भाई, एवीसी होता है सॉरी, वो पहले क्या होता है, गिरता है, फिर गिरने के बाद एक जगह पे स्थिर होता है और स्थिर होने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा आप देखेंगे औसत प्रवृत्ति लागत में। तो शुरुआत में जब उत्पादन बढ़ता है तो एवीसी घटती है परंतु एक निश्चित स्तर के बाद एवीसी फिर से बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये इसका गुण होता है। नेक्स्ट आता है आपका औसत कुल लागत एटीसी या औसत लागत, एसी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन पर आने वाली कुल लागत को औसत कुल लागत या औसत लागत कहा जाता है। ठीक है, तो जो कुल लागत होती है उसको औसत में निकालना होता है इसमें। तो इसका फॉर्मूला आप देखेंगे एसी यानी जो निकाला जाता है हमारा, तो टोटल कॉस्ट में से इसमें क्वांटिटी को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कुल लागत टोटल कॉस्ट और उत्पादन की मात्रा। ठीक है, ये यहाँ पे देख लिया हमने। अब एक अन्य रूप में भी औसत कुल लागत को औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत के योग के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, एवरेज कॉस्ट जो होती है आपकी, औसत जो लागत होती है, औसत कुल लागत होती है, उसको हम क्या करते हैं एएफसी प्लस एवीसी कर देंगे तो भी निकल के आ सकती है। ठीक है, दो तरीके हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आप देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट है और ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, इसको टोटल कॉस्ट से भी अगर डिवाइड करके क्वांटिटी से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एएफसी निकाल लें और इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो भी क्या कर सकते हैं आप आसानी से
जो है एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप देखेंगे ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका भी ग्राफ जो होता है शुरुआत में आप देखेंगे ये गिरता है, फिर एक टाइम पे आके स्थिर होता है और उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो शुरुआत में जब उत्पादन बढ़ता है तो औसत लागत घटती है, लेकिन जब उत्पादन अपने सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचता है उसके बाद औसत लागत फिर से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, ये गिरता है, फिर एक बार स्थिर होता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, दो तरह से निकाला जा सकता है, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट 20 है और आपने दो क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 10, इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों की निकाल लें और दोनों को प्लस कर दें तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एसी, एवीसी और एफसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। तो एसी वक्र हमेशा एवीसी वक्र के ऊपर रहता है, क्योंकि किसी भी उत्पादन स्तर पर एसी और एवीसी और एएफसी दोनों शामिल होते हैं। तो आप देखेंगे एसी जो होगा वो हमेशा ऊपर होगा एवीसी और एफसी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग मिलाकर ही तो क्या एसी बनता है, तो इसलिए ये दोनों कभी एक जगह पे आपको टकराते हुए नहीं दिखाई देंगे। एवीसी वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर एसी वक्र से पहले पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एवीसी न्यूनतम होता है तब भी एसी घट रहा होता है, क्योंकि एएफसी अभी भी घट रहा होता है, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए, आप देखेंगे कि जो आपका एवीसी होता है, ठीक है, वो एसी से पहले ही जो आप देखेंगे वो किस पे आ जाता है, अपने न्यूनतम बिंदु पर आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका एसी होता है वो एएफसी से मिलकर बना होता है, और एएफसी देखेंगे आप अभी भी क्या होता है, नीचे जा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे जो एसी होता है वो एवीसी के बाद में आप देखेंगे जो अपने न्यूनतम बिंदु पर आता है। ठीक है, उत्पादन स्तर बढ़ने पर एसी और एवीसी वक्रों के बीच का अंतर घट जाता है, लेकिन ये दोनों वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी एएफसी होती है और एएफसी कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे भाई कि जो एवीसी है और आपका एसी है वो कभी एक साथ टकराएंगे नहीं। क्यों नहीं टकराएंगे? इसका मेन कारण ये होता है कि इन दोनों के बीच का, यानी इन दोनों के बीच में जो क्या आता है, आपका एएफसी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इसमें आप एएफसी जोड़ेंगे तभी तो एसी बनेगा। ठीक है, तो जब इसमें एएफसी होगा ही नहीं तो ये क्या होगा, इससे कभी टकराएगा ही नहीं। ठीक है, तो इनके बीच में आपको गैप हमेशा दिखाई देता है। सीमांत लागत क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? तो देखिए, जब किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो कुल लागत में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, जब आप अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते हैं तो उस उत्पादन में जो अकृत वृद्धि होती है, ठीक है ना, तो जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो आपकी अतिरिक्त वृद्धि है जो पिछली है उससे आप क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, मान लीजिए आपकी 200 थी, ठीक है, और अभी जो है वो 100 हो गई है, तो आप क्या करेंगे, 200 में से अगर माइनस कर देंगे 100, तो फिर आपकी क्या आ जाएगी, जो मार्जिन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकाला जाता है। तो जब उत्पादन में वृद्धि एक से अधिक इकाई की हो, यदि उत्पादन में वृद्धि एक से अधिक यूनिट की हो तो यह सूत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप यूनिट से ज्यादा हो रही है, अगर आप यूनिट में देखना है इसको, तो आप क्या कर दें भाई, कुल लागत में जो परिवर्तन आया है और उत्पादन में जो परिवर्तन आया है उससे आप डिवाइड कर दें तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। तो ये देखिए, तो टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हमें निकालना है मार्जिन, तो हम टोटल कॉस्ट अगर हमें मार्जिन निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारी ये वाली इकाई होती है इससे इसको माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाली को ऊपर वाले से आप माइनस करते जाओ तो आपका क्या आ जाता है, जो मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, जैसे 15 में से 10 किया 5 हो गया, 18 में से 5 करेंगे 3 आ जाएगा, 22 में से 18 करेंगे 4 आ जाएगा, 30 में से 22 करेंगे 18 आ जाएगा, 40 में से आप 30 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरीका और होता है, आप क्या करें, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालें और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट में से आप क्या करेंगे, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो आप उसमें भी सेम वही करना है, आपको क्या करना है कि सेम वही है, टीवीएस एन माइनस, यानी इस वाले से इस वाले को माइनस करते जाओ, इससे इसको माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे और इसको इससे माइनस करो। ठीक है, तो आ जाएगा सेम यही चीज यहाँ पर दे रखी है, देखिए रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है, आप निकाल सकते हैं। ऐसे शुरुआत में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 में से 8 माइनस करोगे आप 4 आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 12 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, और 30 में से 20 माइनस करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेम है दोनों, तो दोनों तरीकों से क्या कर सकते हैं, आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। दो तरीके होते हैं, तो इन दोनों तरीकों से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे शुरुआत में क्या होता है, जो मार्जिन होता है वो गिरता है, फिर एक स्थिति पे आके स्थिर होता है और फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ तेजी से जाता है। ठीक है, तो एमसी जो होता है वो तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, तो जब उत्पादन बढ़ता है तो। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
फिर आता है अल्पविधि लागत के बीच संबंध। तो अल्पविधि लागत में किस तरह से संबंधों को देखा जाता है कोस्ट के अंदर, लागत के अंदर, तो इनको समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं औसत लागत और सीमांत लागत एमसी के बीच में जो संबंध है, ठीक है। तो दोनों का संबंध कुल लागत से होता है। तो भाई आप देखेंगे कि जो औसत लागत और एमसी जो सीमांत लागत होती है, दोनों कुल लागत से ही निकलती है। यानी जो आप टीसी निकालते हैं, टीसी से ही क्या निकालते हैं आप, एसी भी निकालते हैं, और टीसी से आप एमसी भी निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों में आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो एसी कुल लागत डिवाइडेड बाय उत्पादन की इकाई। सेम ऐसे जब अब एमसी निकालते हैं तो जब एक अतिरिक्त इकाई बनाई जाती है तो कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने अभी पीछे देखे ही थे, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं इसको सॉल्व आराम से। और दूसरी चीज क्या है, दोनों वक्र जो होते हैं यू आकार के होते हैं, क्योंकि चर अनुपात के नियम के कारण एसी और एमसी दोनों यू आकार के होते हैं, ठीक है। तो परिवर्ती लागत आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही था पिछले वाली क्लास में, हमने देखा था। ये प्रवृत्ति लागत होती है वो क्या होती है। प्रवृत्ति लागत का मतलब होता है भाई जब हमारे पास संसाधन ज़्यादा होते हैं और उस संसाधनों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उत्पादन जो होता है हमारे पास, उत्पादन बढ़ता है हमारा, ठीक है। और एक टाइम पे अगर हम क्या करें भाई, जितने संसाधन है उतना उत्पादन लगाएं, तो जो भी हमारा उत्पादन होता है वो स्थिर हो जाता है। जितना हमारा संसाधन है उनका उपयोग हम कुशलतम करते हैं, तो हमारा जो होता है संसाधन जो होता है वो क्या होता है, उत्पादन के बराबर हो जाता है। लेकिन हम संसाधन ज़्यादा लगा दें और उत्पादन अगर हमारा कम हो रहा है तो ये भी एक स्थिति आ जाती है। अगर हम जितनी हमें भाई जरूरत है उससे ज़्यादा अगर हम संसाधन को लगाएंगे तो वो ऋणात्मक भी तो हो जाता है। तो यही तो है प्रवृत्ति का नियम। तो ये दोनों पे लागू होता है, एसी और एमसी पे। इसीलिए आप देखेंगे यू आकार का बनता है ये, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो इसमें किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए, देखिए सबसे पहले जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट जो होती है वो हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। और शुरुआत में आप देखेंगे जो हमारी एमसी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है और धीरे धीरे फिर कम होती है, फिर एक टाइम के फेज के बाद वो बढ़ती है, ठीक है। तो आप पहले स्टेज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज कॉस्ट पहले हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एमसी गिरता है वैसे वैसे आप देखेंगे एवरेज कॉस्ट भी गिरती है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही हमारा एमसी बढ़ने लगता है वैसे ही हमारी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो तीन फेस होते हैं इसके। तो पहले फेस में आपने क्या देखा कि भाई एसी जब क्या होता है, ज़्यादा होता है, एवरेज कॉस्ट जब ज़्यादा होती है तो इसका मतलब एसी घटेगी, यानी उत्पादन बढ़ने पर भी औसत जो है वो गिरने लगती है। और जब दूसरा फेस आता है एमसी और एसी जो बराबर होती हैं, तो वो वाला फेज जो होता है, इस टाइम आप देखेंगे एसी जो होता है वो न्यूनतम होता है और दोनों वक्र जो होते हैं एक दूसरे को काटते हैं। तो एसी जब न्यूनतम पर होता है तो वो एमसी के साथ क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और जब हमारा मार्जिन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है उस समय आप देखेंगे इस समय जो होगा एसी जो है वो बढ़ने लग जाती है और औसत लागत भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआत में आप देखेंगे जो हमारा एसी होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, किससे, एमसी से ज्यादा होता है। लेकिन फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं, एसी धीरे धीरे गिरता है और जब एसी जो होता है वो अपना जो न्यूनतम पर होता है तब उस टाइम आप देखेंगे वो एमसी से टकराता है, ठीक है, एमसी से टकराता है। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि एमसी जब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो एसी भी जो है वो ऊपर बढ़ने लग जाता है, लेकिन एमसी जो होता है वो एसी से तेजी से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है एमसी वक्र एसी से अधिक तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो एसी और एमसी का प्रभाव क्या है ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो एसी पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो किसके कारण पड़ता है, एमसी के कारण जो है वो पड़ता है। एसी में जो परिवर्तन होते हैं वो एमसी के कारण होते हैं। जब एमसी घटती है तो एसी भी नीचे की ओर खींचती है, यानी एमसी अगर नीचे आ रहा है तो एसी को भी नीचे लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही एमसी बढ़ेगा वैसे ही वो एसी को भी क्या करता है, ऊपर की तरफ खींच के ले जाता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आता है औसत परिवर्ती लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध है, सेम वैसा ही है। तो दोनों का संबंध कुल प्रवृत्ति लागत से ही होता है, ठीक है। तो ए बी जो हमारा औसत प्रवृत्ति लागत है और जो सीमांत लागत है दोनों किससे निकलते हैं, टीवीसी से निकलते हैं, ठीक है ना। कुल प्रवृत्ति लागत डिवाइड कर दो उत्पादन की इकाई। और ऐसे ही एमसी जो हमारा होता है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन होता है, तो कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम एमसी कहते हैं। दोनों वक्र यू आकार के होते हैं, तो ये भी आपका क्योंकि प्रवृत्ति लागत है उत्पादन के बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो इसमें भी आप देखेंगे वही आपका प्रवृत्ति अनुपात का नियम जो काम करता है। इसलिए एबीसी और एमसी दोनों का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, यू आकार का बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे, मान लीजिए एक पहली स्टेज पे टीवीसी आपका एवीसी और एमसी दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे आप देखेंगे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे टीवीसी जो है वो आपका बढ़ता जाता है। और जब टीवीसी बढ़ता है तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, जो क्योंकि दोनों जो है टीवीसी जो एवीसी और एमसी से संबंधित है, तो जैसे जैसे एवीसी आप देखेंगे दोनों एक ही फेज से शुरू होते हैं। तो पहले आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे एमसी आपका घटेगा वैसे ही आप देखेंगे एवीसी भी घटने लग जाता है, ठीक है।
तो जब एवीसी जो होता है वो अपने क्या करते हैं, जब सबसे न्यूनतम पर होता है तो वो क्या करेगा, एमसी के साथ आप देखेंगे प्रतिच्छेद करेगा यानी मिलेगा, और उसके बाद फिर जैसे आप देखेंगे एमसी बढ़ेगा वैसे आप देखेंगे एवीसी भी जो है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो वही चीज है कि एमसी जब एवीसी बड़ा होता है, ठीक है, किससे, एमसी से, तो एवीसी घटती है, और उत्पादन बढ़ने पर औसत परिवर्ती लागत जो होती है वो घटती है। ठीक है, और एमसी एवीसी जब बराबर होते हैं तो उस समय क्या होता है, एवीसी न्यूनतम पर होता है और दोनों वक्र पर एक दूसरे को काटते हैं, और जब एमसी ज्यादा होता है तो भी एवीसी बढ़ने लगता है और औसत परिवर्ती लागत जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, सेम यही देखिए आप, ये रहा। ठीक है, जब आप देखेंगे एवीसी अपने न्यूनतम पर होता है तो उस समय वो एमसी से क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे एमसी ऊपर की तरफ जाता है तो एवीसी भी ऊपर की तरफ जाता है। बस यही होता है कि भाई एमसी जो होता है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है एमसी वक्र एवीसी की तुलना में अधिक तेजी से ऊपर बढ़ता है, इसलिए एमसी वक्र एवीसी वक्र से अधिक ढलानदार होता है। ठीक है, तो ज्यादा ये ढलवा होता है। तो प्रभाव क्या पड़ता है, तो एमसी का ही प्रभाव एवीसी पर पड़ता है। जब एमसी घटती है तो एवीसी भी घटती है, जब एमसी बढ़ती है तो एवीसी भी बढ़ती है, और जब एमसी एवीसी बराबर होते हैं तब एवीसी न्यूनतम बिंदु पर होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औसत लागत, औसत प्रवृत्ति लागत और एवीसी और औसत लागत एमसी के बीच में क्या संबंध होता है, तो देखिए जब एसी हमेशा एवीसी और एफसी के बराबर होता है, अधिक नहीं, अधिक होती है, तो आपने देखा ही है भाई कि जो एवरेज कॉस्ट होती है वो किससे मिलकर बनती है, एवीसी और एफसी से मिलकर बनती है। ठीक है, और जो आपका एसी होता है वो ज्यादा होता है हमेशा किससे, एवीसी से। क्यों, क्योंकि भाई एफसी को प्लस करेंगे तभी वो किसके बराबर आएगा, एसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने देख लिया कि भाई ये जो होता है हमारा एसी जो होता है वो हमेशा आप देखेंगे वो क्या होता है, ऊपर होता है किससे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट, एसी और एवीसी वक्रों के बीच की उड़ दूरी उत्पादन बढ़ने पर घटती जाती है क्योंकि एएफसी घटती रहती है। तो ये भी हमने देखा था भाई कि जैसे जैसे आप देखेंगे एएफसी में आउटपुट उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे एएफसी आपको घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो एफसी जो होता है वो घटता है। एसी और एवीसी वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि एवीसी कभी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था भाई, एसी और एवीसी कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि एएफसी जो होता है उनके बीच में होता है। ठीक है ना, तो एवीसी और एएफसी मिलकर ही क्या बनाते हैं, एसी बनाते हैं, तो कभी एक दूसरे को ये काट नहीं सकते। एसी और एवीसी दोनों यू आकार के होते हैं क्योंकि इन पर परिवर्तनीय अनुपात का नियम लागू होता है। तो ये भी हमने देखा था। ठीक है ना, परिवर्तनीय अनुपात का नियम लागू है, तो इसलिए आप देखेंगे जो आपका एसी होता है और जो आपका एवीसी होता है वो यू आकार का बनता है। एमसी वक्र एसी और एवीसी दोनों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो एमसी वक्र जो होता है वो एसी को और एवीसी को, तो एमसी जो आप देखेंगे एसी को और एवीसी, यानी जब ये दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पर होते हैं तभी इनको एमसी जो है वो काटता है। एसी का न्यूनतम बिंदु हमेशा एवीसी के न्यूनतम बिंदु के दाईं ओर होता है, मतलब एसी अपना न्यूनतम एवीसी से थोड़ा बाद में। तो आप देखेंगे एवीसी जो होता है वो हमने देखा था भाई पहले अपने न्यूनतम स्तर पर पड़ता है, और उसके बाद आप देखेंगे जो एमसी होता है, जो होता है जो एसी होता है वो अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है। पहले कौन सा पहुंचता है, पहले न्यूनतम बिंदु पर आप देखेंगे, न्यूनतम बिंदु पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आप एवीसी पहुंचता है, और उसके बाद जो आप देखेंगे कि जो एसी जो होता है वो अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी हमने, और ये जो है इनके बीच में कुछ जो है बुनियादी अंतर है। कुल लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध होता है, तो देखिए सीमांत लागत एमसी वह अतिरिक्त लागत है जो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर कुल लागत में बढ़ जाती है। तो ये हमने देखा ही था भाई, ये हमारा एमसी का जो फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं इनके बीच में जो संबंध क्या है। तो जब टीसी घटती दर से बढ़ती है तो बिंदु क्यू तक तब एमसी भी घटती है। तो आप क्या देखेंगे भाई, ये क्यू बिंदु है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कह रहा है टीसी घटती दर से बढ़ती है, तो घटती दर से बढ़ने का मतलब क्या है भाई, पहले मान लीजिए हमारा टीसी जो था वो 10 था, 16 हो गया, 16 के बाद आप कह सकते हैं भाई ये हो गया 18, फिर हो गया 19। तो देखिए टीसी आपका बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, जब ये घटती दर से बढ़ता है तो आप देखेंगे जो आपका एमसी होता है वो भी क्या होता है, घट रहा होता है। ठीक है, इस स्टेज में आगे जब बिंदु क्यू पर टीसी घटती दर से बढ़ना बंद कर देगा। अब देखिए ये वाला जो क्यू है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका टीसी होगा वो घटती दर से बढ़ना बंद कर देगा। वो क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब क्या करने लग गया, ये बढ़ने लग जाता है। जब ये बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ने लग जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि जहां यानी यहाँ पर जब ये इसके बाद जब टीसी क्या होगा आपका बढ़ती दर से बढ़ता है, तो उस समय ये जो फेज होता है, यानी ये जो फेज है ये एमसी का जो होता है वो न्यूनतम स्तर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि टीसी जो होगा वो बढ़ती दर से बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ये बढ़ेगा वैसे आप एमसी भी देखेंगे ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बिंदु क्यू के बाद टीसी बढ़ती दर से बढ़ने लगती है क्योंकि अब एमसी भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच में जो है संबंध है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कोई अगर कमेंट है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।